प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हो गई हैं आपके 4 जनवरी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैं जो है आपको जो कवर करवाने वाला हूं वो हिंदी अनिवार्य के आज 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां यानी कि पद्य खंड आरोह बुक का जो पद्य खंड है वो पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, और कुछ नए प्रश्न भी लिए मैंने। ठीक है, और इनमें जो है पुराने प्रश्न जो है, जो नए प्रश्न है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट लगे वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं उन सभी प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता है। तो प्रश्न यहां से आ जाए। प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों, छोटा प्रश्न है आपके जो है चैप्टर से ही पूछा जा सकता है ऐसे कि भाई उषा कविता किसकी थी, इसके कवि कौन है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन जाए तो गलत मत करना। उषा कविता जो वो शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचना कविता थी, ध्यान रखना उषा कविता। चलो मैं शुरू कर रहा हूं बिल्कुल फटादार तरीके से, धुआंधार तरीके से, बिना आपका टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इन 5 चैप्टरों का अभी हम जो है चोपड़ा साफ करते हैं। चलो आज हमारा 5वां चैप्टर अभी है प्रातःकालीन नीला आकाश। प्राचीन काल के अनुसार बताया गया है, किसके समान बताया गया है? केसर, सिंदूर, झील या संग, तो संग के समान बताया गया है। ठीक है, कविता अगर पढ़ेंगे आप सभी, इसलिए कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों एक बार जो है वो थ्योरी पढ़ लेवे। ठीक है, और मैं आप सभी को पहले कह देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोर्स ज्वाइन किया है हिंदी का तो शुरुआत में ऊपर ही ऊपर आपने देखा होगा सीरीज मिली होगी आपको, उसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले रखे हैं, तो एक बार वो कवर कर लेना आप अच्छे से, उनको भी पढ़ लेना ना, सीरीज को भी पढ़ते रहना साथ साथ में। ठीक है, प्रातःकालीन नीला आकाश जो सुबह का समय जो है वो प्राचीन काल के अनुसार कैसा बताया गया? संघ के समान जैसा बताया गया है। प्रातःकालीन सुबह का जो समय वो किसके समान बताया गया है? संघ के समान बताया गया, संघ जैसा लग रहा है। कवि ने राग से लिपा हुआ, यहां पे देखो प्रिय विद्यार्थियों लिपा हुआ है, ठीक है नहीं, कवि ने राग से लिपा हुआ गंध चौका किसे कहा है? भोर के तारे को, भोर के नभ को, भोर की वायु को, भोर की किरण को नहीं, भोर के नभ को, नभ यानी आकाश। ठीक है, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, कवि ने राग से लिपा हुआ चौका जो है वो यहां पे भोर के नभ को कहा था। ठीक है, भोर के नभ को। उषा का जादू जनजाति का उदय हुआ, ये किससे टूटा? उषा का जादू जो है वो किससे टूट जाता है? चंद्रमा के, कवि के, सूर्य के, भोर के, तारे के। तो उषा का जादू टूट जाता है प्रिय विद्यार्थियों सूर्य उदय से। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू जो है वो टूट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई है? तो बहुत काली सिल ये जो है वो आपके गुलाब, कमल, केसर या सिंदूर। तो बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई है प्रिय विद्यार्थियों? केसर से धुली हुई है। किससे धुली हुई है? केसर से। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उषा का जादुई प्रभाव क्या है? उषा का जादुई प्रभाव जो है वो सूर्योदय है। सूर्योदय होने से उषा का जादुई प्रभाव जो है वो टूट जाता है। ठीक है, कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही है? तो कविता में जो है यहाँ पे उषा कविता में लाल खड़िया चक जो है मलने की बात की गई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उषा कविता में राग से लिपा हुआ क्या बताया गया है? उषा कविता में राग से लिपा हुआ चौका बताया गया है। क्या बताया गया है? चौका बताया गया है, तो इसमें यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है कि उषा कविता में बहुत काली सिल के किसे धोने की बात की गई है? आपके यहाँ पे लाल केसर जो है इसको धोने की बात की गई है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सूर्योदय से पहले कौन सा जादू होता है? सूर्योदय से पहले जो जादू होता है वो उषा का जादू होता है। ठीक है, सूर्योदय से पहले उषा का जादू होता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा जादू का समय क्या है? यहाँ पे ऐसे हैं प्रिय विद्यार्थियों, सूर्य नहीं है, उषा जादू का समय क्या है? सूर्योदय। सूर्योदय से पहले जो उषा जादू का समय है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब इस चैप्टर के कुछ ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये कुछ मैंने बड़े क्वेश्चन भी लिए, अगर बन जाए। ठीक है, एक बार रुको। उषा कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले कैसा वर्णन किया है? थोड़ा आपको नजर कम आ रहा, थोड़ी लाइटें मेरी चलेगी, इन्वर्टर से चल रहा है, वो बैटरी बैठ गई है, डाउन हो गई है, थोड़ा देखने की कोशिश करना। वैसे तो मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। देखो, उषा कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले कैसा वर्णन किया है? तो उषा कविता में कवि सूर्योदय का मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन यानी जो सुबह का समय है, अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले के समय का आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जो कि किसी नीले संग के समान ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहने का आशय यह है कि कवि को सूर्योदय से पहले का आकाश किसी नील संग के समान जो है पवित्र व सुंदर लग रहा है, ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, उषा कविता में किए गए भोर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिएगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं देखो, धीरे धीरे सुबह का आसमान कवि को ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने राख से चौका लिपा हो। ठीक है,
अर्थात आसमान धीरे धीरे जो है वो गहरे नीले रंग से राख के रंग यानी गहरा स्लेटी होने लगता है। और सुबह वातावरण में नमी होने के कारण कवि को वे गहरे स्लेटी रंग का आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे राख से किसी ने चौके यानी खाना बनाने की जगह को एक तरीके से क्या कर दिया हो, लीप दिया हो। जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा, उसको, जिस कारण वो अभी भी गीला है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रातःकालीन ओस की नमी होती है। आपको पता है फिर विद्यार्थियों, सुबह सुबह जो होती है वो ओस की नमी होती है, चारों ओर धूल छाई होती है, धुंध, ठीक है। गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को गीला बताया गया है, ठीक है। नीले नभ को यानी जो नीला आकाश है उसको जो है वो कैसा बताया, गीला बताया गया है। साथ ही प्रातःकालीन वातावरण की नमी ने सुबह के वातावरण को किसी संग की भांति और भी सुंदर, निर्मल व पवित्र बना दिया है। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बड़े क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए मैंने। चलो देखो आगे, कवि द्वारा किए गए सूर्योदय के वर्णन को अपने शब्दों में लिखेगा। देखो, कवि सूर्योदय के बाद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरज की किरणें सूर्योदय के समय ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि किसी युवती की सुंदर गोरी काया यानी गोरी शरीर अर्थात शरीर साफ नीले जल में झिलमिला रहा है। कहने का आशय यह है कि धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब नीले आकाश में जो है वो हिलता सा प्रतीत होता है, ठीक है। यहां पर कवि ने नीले आकाश की तुलना नीले जल से और सूरज की किरणों की तुलना युवती की सुंदर गोरी काया मतलब शरीर अर्थात शरीर से की है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे बता सकते हैं कि सूर्योदय का वर्णन कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार से यहां पे किया है। फिर हम आगे देखते हैं, तो ये चैप्टर था हमारे जो है उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की। अब अगला टॉपिक हमारे सामने आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनके द्वारा कविता जो है वो है बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी है, बादल राग। वेरी इंपॉर्टेंट कविता, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है वो कौन सी है, बादल राग कविता है। कौन सी कविता है, बादल राग। चलो नेक्स्ट आगे देखते फिर। बादल राग के कवि हैं, बादल राग के कवि कौन है, बादल राग के कवि कौन है प्रिय विद्यार्थी। चार ऑप्शन है, तो अभी हमने देखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा प्यारे विद्यार्थी, थोड़े देखो बैटरी डाउन है, ठीक है, इन्वर्टर बैठने वाला है, अब लाइटें नहीं है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा मैं धुआंधार तरीके से आपको कवर करवाऊंगा। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर, इसकी पीडीपी में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। कवि जो है बादल का आह्वान किस रूप में करता है, तो कवि बादल का आह्वान जो है वो क्रांति के रूप में करता है, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है, तो सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है, ए राइट हो जाएगा। कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो कविता में बादल जो है वो यहां पे बादल निम्न वर्ग का प्रतीक है, ठीक है। नहीं सॉरी, क्रांति का प्रतीक है, ऑप्शन इसमें ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है, तो क्रांति का सबसे अधिक लाभ जो है वो गरीबों को मिलता है, मतलब निम्न वर्ग को, डी आंसर हो जाएगा यहां पे। जीर्ण बहु शीर्ण शरीर, या शीर्ण का अर्थ होता है क्षीण, क्या होता है, क्षीण। नेक्स्ट, बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है, बादल राग कविता में सुख को बताया कि सुख जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, मतलब ए स्थिर बताया है, ए स्थिर, बी आंसर हो जाएगा यहां पे। निराला ने अटलिकाओं को क्या कहा है, निराला ने अटलिकाओं को कहा है आतंक भवन, क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों, आतंक भवन कहा है, आतंक भवन। उसी प्रकार से ये देखो इस चैप्टर से मैंने छोटे क्वेश्चन भी लिए, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बने, वो भी गलत ना हो, और बड़े क्वेश्चन भी ये लिए मैंने। ए स्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गया, तो वो देखो कवि ने ए स्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया मानव जीवन में आने वाली दुखों व कष्टों को कहा है कि मानव जीवन के अंदर जो है बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं, उनको कवि ने यहां पर ए स्थिर सुख कहा है, ठीक है। दुख की छाया कहा है, दुख की छाया। देखो मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल है, ठीक है, सुख दुख तो ये आता रहता है, चलता रहता है, अथवा अस्थायी है, मतलब सुख जो है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। धनी लोगों के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, कोई सुविधा की कमी नहीं होती है, गरीबों का शोषण करके वे अत्यधिक संपत्ति जमा करते हैं, परंतु उन्हें सदैव क्रांति अर्थात विद्रोह की संभावना हमेशा रहती है, वे अपना सब कुछ छीन जाने के डर से भयभीत रहते हैं, डरते हैं। यही कारण है कि कवि ने धनी वर्ग के सुख को अस्थिर कहा है और उस पर सदैव दुख के छाया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखो, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है और छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है, वो देखो। विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति की गर्जन, क्रांति की गर्जन।
समाज में जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग भय से कांप जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका धन, उनका घमंड आदि समाप्त हो जाता है। क्रांति का मतलब जैसे कि मान लो प्रिय विद्यार्थियों एक तरीके से बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर अधिक बहुत तेज बारिश आ गई जिसकी वजह से बाढ़ आ गई, सब कुछ अब जो है वो नष्ट होने लग गया है, ठीक है, प्रकृति का एक तरीके से प्रकोप मान लो आप। छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा कवि ने इसलिए कहा क्योंकि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। यहां छोटे से आशय आम आदमी से हैं, निम्न वर्ग से हैं, क्योंकि आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है। इसलिए जब भी क्रांति होती है तो आम आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। मतलब मैंने अभी उदाहरण लिया कि मान लो बहुत तेज बारिश हो गई तो नदियां, तालाब जो है बाढ़ आना शुरू हो गई, तो बड़े बड़े लोगों की जो मतलब बिल्डिंगें होती हैं वो भी ढह जाती है, और निम्न वर्ग जो बेचारा आम आदमी, उसके पास तो एक झोंपड़ी होती है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा तो वो किसे होगा? जो पूंजीपति, जो मतलब अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हीं को होगा नुकसान, जो उच्च वर्ग के व्यक्ति है। ये चैप्टर था बस प्यारे विद्यार्थियों, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। 7वां चैप्टर बादल राग कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उषा कविता किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। दोनों कविताएं हमने कंप्लीट की। अब अगला चैप्टर शुरू होता है हमारे यहाँ पे, अध्याय 7 तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास जी का चैप्टर है ना वो। नेक्स्ट, तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग बताया है। सबसे बड़ी आग जो है वो तुलसीदास जी ने किसको बताया है? जंगल की आग को। किसको बताया है? जंगल की आग को। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, गलत। तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग जो है ना वो पेट की आग को बताया है, पेट की आग को। ऑप्शन इसमें सी राइट होगा, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी। पेट की आग को इन्होंने सबसे बड़ी आग बताया। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर, ठीक है, वही चैप्टर है अपने, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये तुलसीदास जी का चैप्टर है। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर भ्राता शोक में विह्वल श्री राम की दशा को स्पष्ट कीजिए। तो लक्ष्मण को मूर्छित देखकर श्री राम अत्यधिक विवल हो उठे। उस समय वे माता सुमित्रा का ध्यान कर लक्ष्मण को अपने साथ लाने पर पछताने लगे। लक्ष्मण जैसे सेवा भावी अनुज के अनिष्ट की आशंका से वे प्रलाप करने लगे तथा अविनाशी प्रभु होने के पश्चात भी मनुष्य की भांति द्रवित हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। जीविका विहीन लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? वे कहां जाए, क्या करें? एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक जीविका कमाएंगे, हम कर्महीन हो जाएंगे। जीविका विहीन, जिसके पास जीविका नहीं है, लोग एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं? कहां जाए और क्या करे? ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर भ्राता शोक में विह्वल श्री राम की दशा को स्पष्ट कीजिएगा। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन अभी तो हमने देखा था, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया। मानहु काल्हू देहे धरी वैसा पंक्ति में अलंकार है। मैंने अलंकार आपको करवाए हैं, आप वीडियो जरूर देख लेना। मानहु कालू देहे, यहां पे देखो मनु जनु ऐसे शब्द प्रयोग है ना, मनु जनु, तो इसमें यहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, तो सी राइट हो जाएगा यहां पे सी, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, और ये तुलसीदास जी का है। अगला टॉपिक शुरू होता है फिराक गोरखपुरी और रुबाइया, इनके द्वारा रचित हैं, इनको पढ़ते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। फिराक गोरखपुरी ने साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया है? वर्णिक, गजल, रुबाइया, मुक्त। तो रुबाइया छंद का यहां पे प्रयोग किया है, सी आंसर हो जाएगा। रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली व राखी के दृश्य बिंब के अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिएगा। फिराक गोरखपुरी ने जो है दीपावली का दृश्य बिंब इस प्रकार चित्रित किया है। शाम का समय लिपा पुता एक स्वच्छ घर आंगन, मां अपने बच्चों के लिए जगमगाते चीनी के खिलौने सजाती और प्रसन्नता से दीपक जलाती तथा बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर आंगन जगमगाता, ठीक है, जगमगा जाता। राखी के लच्छों में रंग बिरंगी सुंदरता और बिजली की चमक का सहज आकर्षण रहता है। राखी के धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह जो है संबंध बना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो रुबाइयों के आधार पर जो है घर आंगन, दिवाली और राखी में जो है किस प्रकार से जो है वो खुशी देखने को मिलती है, उसका अपने शब्दों में आपको इस प्रकार से वर्णन करना है। अगला देखो, भाई के बांधती चमकती राखी, चमकती राखी की तुलना यहां पे बिजली की चमक से की है। किससे की है? बिजली की चमक से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? जब मां बच्चे को लोका देती है। सी आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखो, बस अगला टॉपिक शुरू होता है उमाशंकर जोशी, छोटा मेरा खेत, और इनकी एक और कविता है बगुलों के पंख। कौन सी है? बगुलों के पंख, वो भी ध्यान रखना।
छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, बगुलों के पंख। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, देखो आपने शुरुआत में कोर्स ज्वाइन किया तो एक सीरीज मिली है, उस सीरीज में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने हैं, जरूर याद करने हैं, वहां से भी क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सीरीज को भी पढ़ना है, इन चैप्टर से संबंधित और भी क्वेश्चन वहां से आप कवर कर लेना। छोटा मेरा खेत कविता में किसान कर्म को किस कर्म के रूप में माना गया है? कवि कर्म के रूप में माना गया है। किस कर्म के रूप में माना है? कवि कर्म के रूप में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहां पे। छोटा मेरा खेत कवितांश में किसान की तुलना किससे की है? छोटा मेरा खेत कवितांश में किसान की तुलना यहां पे जो है स्वयं से की है। किससे की है? स्वयं से। नेक्स्ट, छोटा मेरा खेत कविता का प्रतिपद या मूल भाव लिखेगा। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने रूपक के द्वारा बताया है कि कागज का एक चौकोर पन्ना एक छोटे खेत के समान है। इसमें जो है जैसे कवि ने यहाँ पे जो है प्रिय विद्यार्थियों खेत की तुलना जो है कागज के चौकोर पन्ने से की है। मान लो ये खेत है, ये क्या है? खेत है। उसी प्रकार से ये क्या है? ये कॉफी का एक पेज है। कॉफी का क्या है? कॉफी का एक पेज है। और कॉफी वो नहीं जो हम पीते हैं, वो कॉफी वो नहीं, यानी कि पेज है, अपने किताब का एक पेज मान लो, किताब का पेज है, ठीक है। मैं यहां पे पेज लिख रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों। तो देखो, जिस प्रकार जो किसान होता है वो खेत के अंदर जो है बीज बोता है, ठीक है, बीज बोता है, खेत में बीज बोता है, उसी प्रकार कवि भी जो है अपने जो है कागज के पन्ने में जो है अपने विचार रूपी बीज बो रहा है। यहां पे देखो, कागज का चौकोर पन्ना एक छोटे खेत के समान है जिसमें कविता का जन्म भावात्मक आंधी के प्रभाव से किसी भी क्षण हो जाता है और वे शब्दबद्ध होकर कविता के आनंदमय रूप में फूटता है, जिसका रस अनंत काल के लिए फलदायी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा थोड़ा इन्वर्टर बिल्कुल बैठ गए हैं, अब मैं थोड़ा आपको फर्स्ट करवाऊंगा, ठीक है। बगुलों के पंख कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? बगुलों के समय प्रिय विद्यार्थियों साइकिल का। बाकी मैं इनके टिक लगा दूंगा, फिर हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। बगुलों के पंख कविता में किस समय का साइकिल का वर्णन हुआ? साइकिल का। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, बस पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, बाकी इनकी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा इसी वीडियो के नीचे। ओके।